तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी रणनीति बना सकती है कि कम से कम डबल डिजिट पे तो आ जाए। 18 ने सी 11-12 का तो गरीब सी साड़ी, हवाई चप्पल, छोटा घर, ये क्या आम आदमी को अट्रैक्ट करता है? ममता बनर्जी का ईडी का नोटिस भेजो, वो एक अभी आमंत्रण है कि आप मेरे पार्टी ज्वाइन करो। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लोग गोदी मीडिया कहने लगे, नौजवानों का क्या, आपकी उम्र के लोगों का क्या रिएक्शन है उनके बारे में? गांधी या गोडसे उन्होंने बताया कि ये मैं सोच के बताऊंगा। ईडी का नोटिस जाएगा, वो आदमी आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। बंगाल का यूथ, उसके मन में क्या है? एक तरफ मंदिर बन गया, एक तरफ 370 हट गई, एक तरफ सीए हो गया, ये है? या बंगाल के यूथ में और कोई योजना है दिमाग में? ये योजना बड़ी हिट है कि 5 रुपए में भरपेट खाना। ये जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर लड़ने का फैसला किया, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं फायदेमंद है कि ममता के खिलाफ जो वोट हैं वो बीजेपी में जाके कांग्रेस में जाएंगे। आपको क्या लगता है ये फैसला उचित है, अनुचित है? कितनी तक आ जाएंगे? 18 से नीचे आएंगे तो कहाँ पे रुक सकती है? अगर सिंगल डिजिट भी आ जाए, मतलब 10 से नीचे, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। एक हाई कोर्ट का जज जो आज तक फैसले दे रहा है, उससे अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। सवाल किया जाता है देश में कौन पसंद है आपको, गांधी या गोडसे? हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कलकत्ता आया था, घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था। बंगाल पे निगाह है पूरे देश की। मोदी या ममता, वो कहते हैं बाबा या दीदी। बंगाल में आज अलग अलग लोगों से मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस राज्य का टेस्ट क्या है, इस राज्य का मिजाज क्या है। बहुत आग लगाने की, बहुत भड़काने की कोशिश करी गोदी मीडिया ने संदेश खाली के नाम पर। जिन चैनल के एंकरों को मणिपुर में महिलाओं का नग्न होकर घुमाना नजर नहीं आ रहा था, सामूहिक बलात्कार नजर नहीं आ रहे थे, उनकी हत्या नजर नहीं आ रही थी, वो संदेश खाली में माइक लेके पहुंचे थे। और माइक लेके नहीं पहुंचे थे, इतनी सांप्रदायिकता की बातें कर रहे थे कि किसी तरह से इस राज्य का भी माहौल खराब हो जाए। मैं घूम रहा था, तब तक एक नौजवान मेरे साथ हैं, ये मेरी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने मेरे पास आए और बोले कि 4PM को वो लगातार देखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इनसे बातचीत करने लगा तो कुछ पॉलिटिकल बातें हुई, तो मुझे इनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चल के बात करें। और कहाँ बात करें? तो एक रेस्टोरेंट है पार्क स्ट्रीट पे, द पार्क, बहुत सुंदर कैफ़े है ये। हमने इनके मैनेजर से गुजारिश करी कि हमें 10-15 मिनट इनसे बात कर लेने दीजिए और थोड़ा म्यूजिक बंद कर दीजिए। लेकिन रेस्टोरेंट के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक नौजवान है जिसकी बहुत अच्छी सोच है, उससे बंगाल की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, तब तक सामने से एक सज्जन आए, मुझे देख के बहुत खुश हुए। वो भी 4PM को जानते थे, शुरू से देखते थे। बड़ा अच्छा लगता है कि अजनबी शहर में लोग इस तरह मिलते हैं, जानते हैं और बात करते हैं। तो बंगाल की राजनीति को समझने के लिए सौरभ मुखर्जी आज मेरे साथ हैं। बहुत सोशल स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है। जब मैंने इनसे बातचीत करी तो समझ में आया कि राजनीतिक सोच भी बहुत अच्छी है। सौरभ जी, स्वागत है 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। और कुछ महीने बचे हैं चुनाव के। बंगाल पर सबकी निगाह लगी हुई है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें 2019 में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़त हासिल की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने फिर एक ताकत अपनी दिखाई है। पिछले दिनों में बड़े बड़े नेता भाजपा के शिफ्ट किए हैं। क्या लग रहा है बंगाल से इस बार क्या संदेश आ रहे हैं? चुनाव पास में हैं, क्या सीन आपको पॉलिटिकल नज़र आता है? देखिए, पहली बात जो है कि जब से बंगाल में मतलब रिसेंट हम जब से मोदी सरकार आई है, मतलब सेंटर में, तब से बंगाल में एक मतलब मोदी का एक वेव, बीजेपी का एक वेव बढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया है, जो नाकामियां सरकार की रही हैं जो सेंटर में, और यहाँ पर जो MPs चुने गए थे लास्ट इलेक्शंस, उनके जो काम हुए हैं उसके हिसाब से अभी बंगाल में लोग बीजेपी को जो लास्ट इलेक्शन में जैसे देख रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी जो TMC की थी उसको रिप्लेस करके बीजेपी आ सकती है,
वो इस बार नहीं लग रहा है। इस बार बहुत सारी चीज़ें पोलराइजेशन हमने देखा है कि संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पर जो असली मुद्दे थे उसको छोड़ के पोलराइजेशन, यहाँ पर खालिस्तान, एक पुलिस ऑफिसर को वर्दी में था उसको खालिस्तानी कह के पुकारना, ये सब चीज़ें होती रही हैं। तो इससे और सबसे बड़ी बात है कि जो एमपीज चुने गए थे उनका जो काम, हाँ, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने जो असेंबली मतलब है उसमें वो थे ही नहीं। हाँ, सब बाहर से लाए गए थे, फिल्म स्टार्स लाए गए थे। हाँ, जो आप देखें कि मतलब जिनका ग्रास रूट में काम रहा ही नहीं, तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी लास्ट टाइम जीती थी 18 एमपी, 18 सांसद। हाँ, 18 सांसद यहाँ से चुने गए थे। तो इस बार नामुमकिन लग रहा है। ये देखिए, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं बंगाल के, वो आपको अगर आप जिससे भी मिले 10 में से आपको 8 ये बता देंगे कि 18 इस बार पहुंचना नामुमकिन। अच्छा, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, चूंकि आप समाज के अलग अलग वर्गों में बहुत एक्टिव रहते हैं और यूथ पे रहते हैं, कितनी तक आ जाएंगे? 18 से नीचे आएंगे तो कहाँ पे रुक सकती है? अगर सिंगल डिजिट भी आ जाए, मतलब 10 से नीचे, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। अच्छा, यानी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 से नीचे रह सकती है एकदम इस समय में? हाँ, हाँ। अच्छा, उसका ये बीजेपी जो कोशिश कर रही है संदेश खाली के जरिए कि हिंदू बनाम मुसलमान, और ममता बनर्जी को इस तरह शो कर दो कि वो तसे मुसलमानों की बात करती हैं, और वो कल एक बयान था कि वो जब चुनाव आ जाएंगे चंडी पाठ करेंगी, इस तरह का एक सीन बना दो। ये आमतौर पे कई राज्यों में भाजपा करती भी रही है। बंगाल में भाजपा इस रणनीति में कामयाब नहीं हो पा रही है क्या? नहीं, एकदम नहीं। जो प्रॉब्लम आ रही है बीजेपी को, वो आ रही है कि उनके खुद के यहाँ के लीडर्स नहीं है। जो लीडर्स हैं वो टीएमसी से आ रहे हैं। हाँ, वो अभी एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज साहब को बीजेपी कमाल कर दिया वो। हाँ, वो चले आए अभिजीत गांगुली। तो ये इलेक्शन के टाइम पे नए नए चेहरे आते हैं, जो 5 साल में जो चेहरे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, ये आप बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, वहाँ पर एक अर्जुन जो हैं वो टीएमसी में थे। वो फिर बीजेपी में चले गए, अब फिर से वो टीएमसी में आ गए, अब फिर से वो बीजेपी में चले गए। अब उनको फिर से टिकट शायद मिल जाए, तो ये क्रेडिबिलिटी चली जाएगी ना कि हम किसको चुने। आज इधर कुछ चुने, कल उधर पलट गए, फिर परसों इधर आ गए। जो लास्ट टाइम जो हुआ था इलेक्शन के बाद, बहुत सारे एमपीज फिर से टीएमसी ज्वाइन कर गए। हाँ, बाबुल सुप्रियो तो कितना चर्चित नाम हो गया था, वो जीत के वो फिर से अब टीएमसी में है। फिर TMC वैसे ये जो स्विच हो रहे हैं ना, इससे जनता कंफ्यूज है। हाँ। अच्छा, मैंने ये देखा कि ऐसा मैसेज भी गया, पवन सिंह को टिकट दे दिया गया। हाँ, उसने बंगाल के लोगों के गाने गाए, उसे मना कर दिया, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। तो ये जो बार बार ये जो मैसेज आ रहा है बंगाल से कि जो एमपी चुने गए थे वो वापस टीएमसी में जा रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, उससे क्या भाजपा का ये माहौल गड़बड़ा रहा है? देखिए, भाजपा का यहाँ पर पहले से बेस था नहीं, तो उनको लीडर्स निकालने के लिए कहीं से मतलब दे हैव टू स्क्रैच, दे हैव टू मतलब दूसरे पार्टीज जो हैं, कांग्रेस हो गई, यहाँ पर लेफ्ट है या टीएमसी है, यहाँ से निकालने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक कुछ दिन आके यहाँ पर उनको कुछ मिलता नहीं है, फिर वो चले जाते हैं, अपने रिटर्न बैक कर जाते हैं, घर वापसी हो जाता है उनका। हाँ, इस बार देखिए, अगर आप देखें कि अचानक से मुर्शिदाबाद में क्रिकेटर यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया बीजेपी टीएमसी ने, ठीक है। तो वैसे ही बीजेपी में जो एमपीज हैं वो भी आप देखिए, वो मतलब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, केवल खड़ा करना है तो बस एक फेस आ गया, कोई अभिनेत्री आ गई। वैसे टीएमसी में भी ऐसा ही है, ऐसे ही है। लेकिन टीएमसी यहाँ पर जो है वो बहुत सालों से है, कांग्रेस से हुए, तो वहाँ पर क्या है, लोग अभी भी शायद गलत है, सही है, फिर भी वो मानते हैं कि हाँ ये काफ़ी सालों से यहाँ है। लेकिन बीजेपी का क्या है कि ये कंफ्यूजन है, ये आज रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने देखा अभी रास्ते में मेरे ड्राइवर ने दिखाया ममता बनर्जी का घर, मैं बड़ा हैरान हो गया। घर छोटा सा घर,
हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं। ये जो छोटी सी साड़ी, गरीब सी साड़ी, हवाई चप्पल, छोटा घर, ये क्या आम आदमी को अट्रैक्ट करता है ममता बनर्जी का? सर एक चीज़ बता सकता हूँ कि इतने करप्शंस हुए बंगाल में टीएमसी का, उनका एक पहले जब वो आई थी, जब वो लेफ्ट को उन्होंने हराया था, तब उनका एक इमेज अलग था। लेकिन अब वो इमेज रहा नहीं है, क्योंकि आप देखिए इतने करप्शंस जो हुए हैं। आप देखिए मोदी सरकार क्या करती है, यहाँ पर संदेशखाली में ईडी पर अटैक होता है, कुछ नहीं करती। उनका ही सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल ऑफिस एजेंसी है, चुप रहती है। तो ये अब यहाँ पर राशन में धांधली हुई है, यहाँ पर शारदा नारदा पहले हुआ था। तो सिर्फ अपने आप को ठीक रखना, और चारों ये तरफ नुकसान हो रहा है कि अगर हाँ, लेकिन मजेदार बात ये है कि शारदा स्कैम को इतना बीजेपी ने तूल दिया, और जो मुख्य घोटाले आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए, इधर से गए, साफ निकल पार्टी में आ गए। तो जाते तो उसी वजह से है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मतलब अभी क्या है कि ईडी का नोटिस भेजो, वो एक अभी आमंत्रण है कि आप मेरे पार्टी ज्वाइन करो। तो शुभेंदु अधिकारी, ये आपकी लाइन अच्छी है कि ईडी का इनविटेशन मतलब बीजेपी का निमंत्रण पत्र, ये पूरे भारत में है, तो बंगाल कैसे अलग हो सकती है? तो ये जो आम जनमानस है, आम पब्लिक है, ये जो बार बार चुनाव से पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है कि आपको, खासतौर से यूथ को, पढ़ा लिखा यूथ है, सबसे ज़्यादा वोटर हैं, परिवार के वोटर हैं, ये जो इस्तेमाल हो रहा है सेंट्रल की एजेंसियों का इस तरह चुनाव से पहले, ये क्या यूथ पे कोई गुस्सा पैदा कर रहा है? आम आदमी में रिएक्शन है कि भाई ये क्या बात होती है कि ईडी का नोटिस आएगा, वो आदमी आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। तो ये आम आदमी में क्या रिएक्शन है? बंगाल इस बात को सहन कर रहा है? सर जो अर्बन सेंटर्स है वहाँ पर तो मतलब ये ऑब्वियसली लोगों में है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो मतलब रूरल सेंटर्स है बंगाल के, वहाँ पर इतना मतलब उन्हें ईडी वगैरह का आइडिया नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते। हाँ, वहाँ पर फेस देख के, वहाँ पर जो मतलब प्रेजेंस है उसी के हिसाब से वो वोट करते हैं। लेकिन अगर आप कलकत्ता मान ले या यहाँ के जो अर्बन सेंटर्स है, वहाँ ये सब जानते हैं कि इनमें अभी आ गया है कि ये करप्शन जो है ये इससे ये चलता रहेगा, और दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम ऑफ पॉलिटिक्स इन बंगाल। तो ये सब जानते हैं। लेकिन अब पूरा अगर रीच हो जाता ये, अगर हम अब मीडिया भी जो है, हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उतनी साफ धुली नहीं रही, हाँ, तो इसलिए वो नहीं देख पाते जो चीज़ देखना। अच्छा, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, आपकी जब बात होती है यूथ में, अपने समकक्ष लोगों से बात होती है, नौजवानों से, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, नौजवानों का क्या, आपकी उम्र के लोगों का क्या रिएक्शन है उनके बारे में? नहीं, वो देखिए आज से 3-4 साल पहले तक अगर हम लोग कोई भी बोलता था तो शायद वो एक मतलब बाइनरी जगह में होता था, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अब सभी मानने लगे हैं कि हाँ, मतलब टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको सरकार, मतलब मोदी जी को भी नहीं पता होगा कि मोदी जी ने क्या किया है, वो टीवी चैनल्स में दिखा देंगे। जितना मोदी को नहीं पता होगा क्या ज्यादा टीवी चैनल, तो आप जो भी एंकर्स देखेंगे वो उनको ज्यादा पता है कि मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए। ये जो आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रह सकती है, तो उसके पीछे बीजेपी इसके बाद अब क्या क्या कर सकती है कि वो कम से कम 18, क्योंकि एक सीट की मार है इस बार, वो भरी नारा दे 400 पार, लेकिन हकीकत ये है कि 250 के भी लाले पड़े हुए हैं, एक सीट की मार है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी रणनीति बना सकती है कि कम से कम डबल डिजिट में तो आ जाए, 18 में से 11-12 आ जाए? उसका तो पहला काम तो एक कर दिया है कि ये सीए को एक पोलराइजेशन करने की कोशिश कर ही रहे हैं ये लोग। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये बैकफायर करेगा। लेकिन अब बीजेपी है। अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा बैकफायर करेगा, वो क्यों करेगा, उसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए बंगाल में पहले से, हाँ, क्या है कि एक मतलब ये हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें जब पूरे देश में भी मतलब पोलराइजेशन था, मतलब राम मंदिर के टाइम में जब बाबरी मस्जिद, तब यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी। हाँ, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें पहले से नहीं थी। लेकिन अभी जो है कि यहाँ पर बंगाली फर्स्ट है। अब वो हिंदू बंगाली हो या मुस्लिम बंगाली हो, बंगाली फर्स्ट। हाँ,
तो इसलिए यहाँ पर जैसे रविंद्रनाथ को भी पूजा जाता है, काजी नजरुल को भी पूजा जाता है, तो वो बात की बात है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाएगा कि बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, राधा दिन मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, मेन चीज है कि बंगाली, मतलब मेन बात ये है कि गुजराती भाई आके बंगाली भाई पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बंगाली लोग को तो वैसे भी अगर बीजेपी का मैप निकाले वो उनको बांग्लादेशी कहा जाता है हम लोग को। जैसे पंजाबी हो तो खालिस्तानी हो गया, तो बंगाली लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आए हैं। ये बीजेपी की टीम, हाँ, बीजेपी का ही नैरेटिव। अच्छा, तो इस जो बंगाल है वो बांग्लादेश से आया है, वो आगे हमारा नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ वही ये रिएक्शन, ये गुस्सा है लोगों में, बंगाली लोगों में गुस्सा है। ये पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ओवर द इयर्स ये एक सार्थक जगह पे तो आ चुका है। मतलब ये लोगों को आपने कह के उनको प्रोकर करके गुस्सा दिला के, हाँ, आप इस स्टेज पे ले आएंगे, उनके अंदर गुस्सा आ गया है, इस बात को लेकर रिएक्शन आ गया है। अब गुस्सा आया कि नहीं आया वो तो वोट में पता चलेगा, लेकिन लोग इस चीज को हकीकत मानने लगे हैं कि मतलब ये डिविसिव पॉलिटिक्स ये करते हैं। इनको पता चल गया है बंगाल के लोगों को कि ये जो सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, ये आपको मतलब हम और तुम में बांटेगी। हाँ, ये इनको समझ में आना चालू हो गया है। अब गुस्सा कितना है वो बात की बात है। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में बंगाल में कुछ ना कुछ ये कोशिश करेगी कि हम ज़्यादा आएँ। एक बीच में गजब बात हो गई कि हाई कोर्ट के जज साहब आज फैसला दे रहे हैं और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, और कई फैसले ऐसे थे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ थे। तो ये बड़ा खराब है, लोगों का न्यायपालिका का भरोसा खत्म होता है। इसको लेके एक इंटेलेक्चुअल क्लास में क्या रिएक्शन है कि जज साहब को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? ये तो एकदम लॉजिकल है, सब मान रहे हैं कि ये डायरेक्टली, हाँ, वो सिटिंग जज है, वो डायरेक्टली उसको मतलब छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और फोटो भी आ रही है कि वो एकदम पैर पकड़े हुए हैं मोदी जी के। हाँ, जो उनका रेस्पेक्ट था इतने दिन तक, जो बिल्डअप हुआ था, अंदर क्या चल रहा था, किससे क्या बात हो रही थी, जस्टिस गांगुली को ही पता होगा, हाँ, बीजेपी वालों को ही पता होगा। लेकिन उनका एक रेस्पेक्ट था कि हाँ, एटलीस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोल रहा है या जो वर्डिक्ट्स दे रहे हैं, या ये कुछ मतलब जो डेमोक्रेटिक लग रहा था। लेकिन अभी लग रहा है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं था। ठीक है, तो वो खुलासा बाद में हुआ है। अभी उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो चुकी है। हाँ, और वो बात भी ऐसे कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उनसे एक एंकर पूछ रहा है कि गांधी या गोडसे, उन्होंने बताया कि ये मैं सोच के बताऊंगा। ये भी सोचना है, हाँ, ये भी सोचना है, कोर्ट के जज को सोचना है कि गांधी या गोडसे, हाँ, ये भी उनको सोचना है। क्या देश हो गया ये। हाँ, और वो आप एक सेकंड, आप दर्शक लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आप सोचिए सौरभ ने कितनी अच्छी बात कही कि एक हाई कोर्ट का जज जो आज तक फैसले दे रहा है, उससे अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। सवाल किया जाता है देश में कौन पसंद है आपको, गांधी या गोडसे? हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि ये मैं सोच के बताऊंगा, मतलब वो तय नहीं कर पा रहा है गांधी या गोडसे, ये देश की हालत हो गई है। वो हाई कोर्ट का जज है। सोचिए देश को कहाँ तक किस खौफनाक हालत में तंत्र ले आया है। ये बातें इंटेलेक्चुअल क्लास को खराब लग रही है, नहीं लग रही? लग रही है, एकदम लग रही है। यहाँ पर जो बंगाल पहले से ही एक जगह था जहाँ पर सोच, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग ये था। ये अंडरमाइंड हुआ है रिसेंट पास्ट में। लेकिन फिर भी अभी जो बचे हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिसको मतलब कहते हैं कि जो अभी भी देश के बारे में सोच रहे हैं, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो अपने फेसबुक में बात कर रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं, अपना वीडियोस बना के छोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी लोग इसके खिलाफ बात किए हैं। यहाँ के आखिरी सवाल, बंगाल का यूथ, उसके मन में क्या है? एक तरफ मंदिर बन गया, एक तरफ 370 हट गई, एक तरफ सीए हो गया, ये है, या बंगाल के यूथ में और कोई योजनाएं दिमाग में उसके? देखिए, बंगाल के जो यूथ है उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है। हाँ, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई और बेंगलोर, कहीं भी जाना पड़ता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। एक आईटी सेक्टर बना था 10 साल पहले, वो उसके बाद सेक्टर 5 के बाद सेक्टर 6 नहीं बना आज तक। ये मेन बात है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। एक आखिरी सवाल, आखिरी के बाद आखिरी कह रहा हूँ मैं आपसे, मैंने कई लोगों से बात करी, यहाँ पे 5 रुपए का खाना दे रही है ममता बनर्जी। मेरे ड्राइवर ने बताया, मैं यहाँ गया, ये योजना बड़ी हिट है कि 5 रुपए में भरपेट खाना।
ये एक्चुअली उन्होंने कॉपी किया है सीपीआईएम से। हाँ, अच्छा। कोविड के टाइम में सीपीआईएम ने एक पब्लिक कैंटीन खोला था फ्री में, अच्छा। जहाँ पर कोविड जब पूरा लॉकडाउन था, तो तब उन्होंने क्या किया था कि जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त का खाना दे रहे थे। तो उसी से उससे इंस्पायर्ड होके ममता जी, वैसे यहाँ पर सब समय ममता जी से इंस्पायर्ड होके सब काम चलता है, हाँ। लेकिन इस बार पहली ममता बार जी ने दूसरों से इंस्पायर्ड होकर काम किया। अच्छा, ये चीज मैं और पूछना भूल गया था, तो कहेंगे एक सवाल के बाद मैं लगातार नहीं, सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ। ये जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर लड़ने का फैसला किया, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं फायदेमंद है कि ममता के खिलाफ जो वोट हैं वो बीजेपी में न जाके कांग्रेस में जाएंगे। आपको क्या लगता है ये फैसला उचित है अनुचित है? ये फैसला अनुचित है, क्योंकि इसकी कुछ हद तक अगर मतलब इफेक्ट वो अच्छा बीजेपी को ही जा सकता है। अच्छा, वोट बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, बीजेपी को ही जा सकता है अगर कांग्रेस, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो हुई थी उसमें ममता बनर्जी भी थी, कांग्रेस भी था, कम्युनिस्ट भी थे। हाँ, कम्युनिस्ट भी थे। अब जब उन्होंने यहाँ पर अपना मतलब एक दिन अचानक उन्होंने बता दिया कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि क्यों राहुल गांधी यहाँ से न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे थे, मेरे को बुलाया नहीं, तो उनको और धैर्य रखना चाहिए था, लंबी राजनीति करनी हाँ चाहिए। हाँ। तो उसके बाद क्योंकि कांग्रेस तो चाह ही रही थी, जयराम रमेश तो पूरा बोलते ही रहे थे, अधीर रंजन चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तक समय देने के लिए। तो इधर सौरभ मुखर्जी और ये बंगाल की राजनीति को आपको विस्तार से समझा रहे थे। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में घूमूंगा, कुछ दिन बात करूंगा, आपको बताता रहूंगा कि क्या सोचता है बंगाल और क्या करने जा रहा है बंगाल। बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।